महिला पतंजलि योग समिति द्वारका की ऑनलाइन निशुल्क कक्षा में आप सबका स्वागत है। विशेष स्वागत पद्मश्री डॉक्टर संजय जी का। आज का विषय आपका रहेगा गठिया रोग। इसके कारणों और निवारण पर आपका विशेष सत्र रहेगा। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी निशुल्क कक्षा में। अनिल शर्मा जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि डॉक्टर साहब का हम सबको परिचय कराएं। धन्यवाद जी। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है। और नमस्कार सर। इतने प्रसिद्ध डॉक्टर इस समय में हमारे को समय देने के लिए आज सुबह सुबह आप तैयार हो गए, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। आप इतने व्यस्त भी हैं, हमको पता है। ये जो अपनी कक्षा है, पहले 1 मिनट में कक्षा के जो साथी हैं उनको संबोधित करते रहूंगा। वीडियो अपने खुले रखें और नोट्स लेते रहें। जब डॉक्टर साहब बोलेंगे तो आप अपने कॉपी पेन खुले रखें या मोबाइल पर जो भी लेते हैं नोट्स लेते रहें। साथ ही यथासंभव प्राणायाम करते रहें कि जो भी उस समय का उपयोग, एक चाहे कपालभाति करें, चाहे भस्त्रिका करें, चाहे आप बाकी कोई और अनुलोम विलोम करें, परंतु आप समय का उपयोग करें। दूसरा ये है कि अब जो महत्वपूर्ण बात यह है कि डॉक्टर साहब का, जैसे मैंने कहा कि डॉक्टर साहब बहुत ही प्रसिद्ध चिकित्सक हैं और उनका समय देने के लिए हम बहुत ही उनके आभारी हैं। आप पद्मश्री हैं। उत्तराखंड में जो ऑर्थोपेडिक जो संस्था है उसके आप संस्थापक अध्यक्षों में से हैं और बहुत ही सामाजिक व्यक्ति हैं। यहाँ तक कि जो देहरादून में जो सफा स्वच्छता के आप ब्रांड एम्बेसडर हैं, तो मतलब आपको तो हर जगह पर उपयोग करने की समाज की वो रहती है। आपने इतने ऑपरेशंस किए हैं कि आप लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में हैं। और उसके अतिरिक्त भी सामाजिक कार्यों की दृष्टि से सड़क सुरक्षा वगैरह वगैरह जो इस तरह के महत्वपूर्ण विषय हैं उसमें आपका योगदान रहता है। और जिस कारण से हमारा विशेष परिचय आया वो ये है कि डॉक्टर साहब बहुत अच्छे कवि भी हैं। डॉक्टर साहब की एक काव्य संग्रह जो है भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित है, उस पर कुछ लिखने की जिम्मेदारी डॉक्टर साहब ने मुझको भी दी है, जो मैं शीघ्र ही उनको देने वाला हूँ। तो ऐसे संवेदनशील और बिल्कुल जनहित में समर्पित डॉक्टर और इतने अनुभवी हमारे बीच में हैं, तो उनसे हमने रिक्वेस्ट की है कि आर्थराइटिस जो है इसके क्या कारण और क्या हम उपचार घरों में हम लोग कर सकते हैं, विशेष रूप से जिसमें अस्पताल में न जाना, और फिर अस्पताल में जाना हो तो कैसे किस स्टेज पर जाना चाहिए और वहां पर क्या होता है। इस दृष्टि से आपसे रिक्वेस्ट की है, आप हमारा मार्गदर्शन करेंगे और लगभग आधे घंटे का समय हम इसमें रखेंगे कि आप अपना व्याख्यान करेंगे और उसके बाद हम प्रश्नोत्तर कर सकेंगे। नमस्कार सर। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर अनिल जोशी जी का धन्यवाद करूंगा, अभिनंदन करूंगा कि उन्होंने मुझे ये अवसर दिया और आप जैसी संस्था से मुझे सब लोगों से परिचय कराया। और सबसे पहले तो मैं देखूं कि डॉक्टर अनिल जोशी से मेरा कैसे परिचय हुआ। डॉक्टर अनिल जोशी से मेरा परिचय हुआ परमार्थ निकेतन में। डॉक्टर निशंक के रचना संसार के ऊपर एक कार्यक्रम था, उसी पे मेरा मुलाकात हुई है। कारण हमने आपसे यहाँ पे आया और डॉक्टर साहब ने कहा कि आप, हमारी एक संस्था है जो इस तरह के कार्यक्रम करती रहती है, लेकिन आपको सुबह सुबह जगना पड़ेगा। तो मैंने कहा भाई जग तो मैं जाता हूँ और कुछ ना कुछ काम करता हूँ और ऐसा काम करूंगा, सामाजिक काम, तो इससे अच्छी क्या बात होगी। तो मैं उसी के लिए और फिर एक जो टॉपिक के लिए कहा कि क्या चुने, तो कई टॉपिक सोचे तो सोचा कि आर्थराइटिस है। आर्थराइटिस है कि घुटनों का जो जोड़ों का दर्द है या किसी भी जोड़ का दर्द है, एक ये आम समस्या है और इस समस्या के बारे में ही मैं आपको यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ। और उसको जो मैंने इसको स्लाइड के माध्यम से किया है तो मैं स्क्रीन को शेयर करूंगा। हिंदी में इसको रखा गया है जिससे कुछ लोग चाहें तो पढ़ सकते हैं, और वैसे भी मैं अधिकांशतः हिंदी में बोलूंगा। बहुत कुछ टर्म्स होंगे वो अंग्रेजी में होंगे और इसका उद्देश्य यही है कि हम सब लोग हिंदी जानते हैं और जो इंग्लिश जानता है वो भी हमारे ख्याल से हिंदी तो जानता ही है, इसीलिए इसको हिंदी में रखा।
मैंने ये आर्थराइटिस का इसलिए चुना था कि एक कॉमन समस्या है और ये कोई आर्थराइटिस बीमारी ऐसी नहीं है कि ये सबको होनी है, एज से रिलेटेड है। आपने पढ़ा भी होगा कि जब जन्म है तो आदमी की ग्रोथ भी होती है, डिजेनरेशन भी होता है, डिसीज भी होती है और डेथ भी होती है। तो जो आर्थराइटिस का मेन हिस्सा है जिसके लिए आप योग करते हैं या कसरत करते हैं, उस सब चीज़ों का उद्देश्य यही है कि आपकी डिजेनरेटिव जो प्रोसेस है उसको कम करा जाए। तो उसी के ऊपर क्या है कि हाँ, लोगों में कई हद तक ये है कि जो आर्थराइटिस के लिए कहते हैं, हर आर्थराइटिस को वो है कि वो समझते हैं कि गठिया का रोग है। गठिया और आर्थराइटिस में जो थोड़ा सा अंतर है उसके लिए हम आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करेंगे कि गठिया अलग होती है और जो एज से रिलेटेड आर्थराइटिस होती है वो अलग होती है। ये हमने आपको फोटो जानबूझ के लगाई हुई थी कि जिससे आपको भी याद आ जाएगा और सुनने वालों को भी याद आ जाएगा कि मेरी डॉक्टर अनिल जोशी कहाँ से मुलाकात हुई थी। और ये फिर इस समय ही बात हुई थी कि डॉक्टर साहब ने कहा कि हम ऐसा कुछ करना चाहते हैं। तो साथ में ये हमारे एक पद्मश्री जी भी हैं और वहाँ पे ये और परमार्थ निकेतन की फोटो है। तो फोटो तो बहुत सी ली थी, तो मैंने उचित समझा कि यही दो अच्छी होंगी। और इसके बाद अब मैंने इसको जो आर्थराइटिस के ऊपर है इसमें हम कुछ उसके कारण बताएंगे, कुछ लक्षण बताएंगे और उनके बचाव भी बताएंगे और उनके जो इलाज है उसमें क्या किया जा सकता है वो सब कुछ हम बताएंगे। और यही हमने इसका उद्देश्य रखा हुआ है और इसी के इसको किया गया है। अब आप देखें से आर्थराइटिस जोड़ों की बीमारी है और ये कोई एक नहीं कि एक ही जोड़ में होती है, कई जोड़ों में भी हो सकती है। और जोड़ जहां भी होते हैं, जोड़ का आप मतलब भी समझते हो कि जहां दो हड्डियां जुड़ती हैं उसको हम जोड़ कहते हैं। आर्थराइटिस जोड़ की वह अवस्था है जो जोड़ में दर्द करती है, सूजन करती है और जोड़ों की चाल को कम करती है और अधिकांशतः 50 से के उम्र में अधिक ही हो जाती है और उनमें असमर्थता आ जाती है कि पहले लगता है कि हम इतना कुछ काम कर लेंगे, बाद में वो इतना काम नहीं कर सकते। अब देखिए WHO क्या कहती है कि हर साल 10 लाख लोग आर्थराइटिस से प्रभावित होते हैं और मेरा मानना है ये संख्या कई गुनी है। कई गुनी कैसे है कि जितनी जनसंख्या है, जितने बढ़ रहे हैं उस समय से जो उम्र से रिलेटेड है। और इसी तरह कुछ ऐसी हैं जो लाइफस्टाइल की बीमारियां जो आजकल चल रही हैं, जैसे मोटापा है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, हाइपर कोलेस्ट्रीमिया है, हाइपोथायराइडिज्म है। ये चीजें हैं क्या किसी भी इस जो हमारी डिजेनरेशन है उसमें यूं काम करती हैं कि जैसे आग में घी का काम करती है। तो पहले ही ये तो हम सब लोगों को बूढ़ा होना ही है और जब ये चीजें हो जाती है तो उम्र से ज्यादा हम बहुत जल्दी बूढ़े हो जाते हैं। हर दर्द आर्थराइटिस हो ये आवश्यक नहीं, क्योंकि लोग कहता है कई बार तो हम ऐसी बातें भी सुनते, 20-20, 25-25 साल की लड़कियां हैं, फोन करती, डॉक्टर साहब मुझे आर्थराइटिस हो गई, डॉक्टर साहब मुझे गठिया हो गई। तो मैंने कहा भाई तुम्हें क्यों गठिया हो गई है? तो कह रही मेरी माँ को गठिया है। तो हमने कहा क्या आप लोग माँ जितनी बूढ़ी हो गई हो? नहीं, माँ की दूर है बूढ़ी तो मैं तो अभी 25 साल की हूँ। तो इसका सीधा उम्र से रिलेटेड होता है। 15 साल, 20 साल, 25 सालों में आम आदमी को गठिया नहीं समझना चाहिए। एक ही गठिया होता है जिसको जुवेनाइल रूमेटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं, वो इस चीज में होती है और कोई चीज नहीं होती है जिसको कि इस तरह की आर्थराइटिस इसमें नहीं आती। होता क्या है, आर्थराइटिस में जो जोड़ों के टिश्यू होते हैं उनमें किसी तरह से डैमेज होता है, नुकसान होता है। जिस तरह से जैसे भी वो रगड़ करते हैं तो उनमें लालामी आ जाती है, सूजन आ जाती है और जैसे भी आप देखते हैं कि वो जोड़ मोटे होने लगते हैं, सूजन होने, दर्द होने लगती है। होता क्यों है कि किसी भी जोड़ के आगे, जैसे आपने फर्श को देखा और जूते को देखा, तो हमारा फर्श जितना चिकना होगा और जूते जितने चिकने होंगे उतने ही हमें स्लिप करने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। और जो कार्टिलेज का जो सरफेस होती है बिल्कुल आप ऐसे समझ लिए कि जो पत्थर घिसा से घिसा हो, जिसको आप कहते हैं इसमें इतनी स्मूथनेस है, तो वही होती। तो जिस तरह से आप जल्दी स्लिप कर जाते हैं, इसी तरह से जोड़ आपस में ऐसे चलते हैं और जितने उनमें चिकनाहट होगी जोड़ उतने ही आसानी से चलता है, उतना ही उसमें बिल्कुल दर्द नहीं होता है और स्मूथली चलता है। जैसे ही ये जो कार्टिलेज घिसने लगती है उसमें खुरदुरापन आ जाता है, रगड़ने लगती है और जैसे भी कोई चीज रगड़ेगी तो उसमें दर्द बढ़ जाता है। और कहीं भी कोई चीज रगड़ेगी, आप देखें हम कुछ महिलाएं ऐसी होंगी जिन्होंने कभी न कभी पत्थर पे अपना मसाला पीसा होगा, तो जब हम कुछ न कुछ पीसते मसाले को तो कुछ न कुछ नीचे भी गिर जाता है
बस यही अवस्था होती है वो आर्थराइटिस में होती है कि जब जोड़ घिसते हैं तो कुछ इनसे निकलता है और वो जोड़ के अंदर इकट्ठा हो जाता है और फिर धीरे धीरे, यदि आप देखें, फिर मैं मसाले की बात करूंगा, जो गीला होता है वो तो पतला होता है, लेकिन थोड़े दिनों के बाद वो सूख जाता है तो वो कंकड़ की तरह हो जाता है। और यही जो कार्टिलेज घिसी हुई है कंकड़ की तरह हो जाती है। और जब ये कंकड़ जोड़ के अंदर आते हैं, उसको फिर कहें जूते और पैर के बीच में यदि कंकड़ आएगा तो आपको दर्द होगा। इसी तरह से दो कार्टिलेज के बीच में जब ये लूज बॉडीज आती हैं तो दर्द होता है और एकदम दर्द होता है। और फिर आप समझते हैं अरे हम तो उठ ही नहीं पा रहे, डॉक्टर साहब एक बार ऐसा हुआ, नीचे बैठने के बाद कुछ कड़क सा हुआ और फिर हम उठ नहीं पाए। तो ये इस तरह के इनके लक्षण होते हैं और ये सब आर्थराइटिस के होते हैं। इसका कारण होता है लूज बॉडी का उसमें फंसना। होती कैसे, जैसे मैंने बताया, डिजेनरेशन एक ऐसी होती है और किसी की जब इम्यूनिटी कमजोर होती है, जिसको कहते हैं हम बॉडी की प्रतिरक्षा क्षमता होती है, वो कम हो जाती तो हो जाती हड्डी टूट जाए। जैसे कि एक अलाइनमेंट है, चाहे वो 90 डिग्री पे हो चाहे 45 डिग्री पे जोड़ हो, लेकिन जब कोई अलाइनमेंट बदल जाएगा तो उसमें कहीं ना कहीं से उसमें बदलाव आने लगे, घिसने लगेगा। वो चाहे वो जूते की बात करें, चाहे जोड़ की बात करें, लकड़ी की बात करें, किसी दरवाजे की बात करें। जब हमारा दरवाजा घिर घिर तभी करता है जब वो टेढ़ा होने लगता है, तो ना वो बंद होता है और आवाज करता है। तो इसी तरह की होती कुछ चीजें होती है, जोड़ के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, जिसको हम आम ढंग से सेप्टिक आर्थराइटिस कहते हैं। कुछ कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए, चाहे वो स्टेफिलोकोकस का हो, टीबी का इन्फेक्शन है, ये जोड़ों को खराब करते हैं। यही जोड़ ये करते क्या, बैक्टीरिया एक्चुअली में ऐसे करते हैं जैसे आप पत्थर के ऊपर तेजाब डाल दें। तो जब पत्थर के ऊपर तेजाब डाल दे तो जो उसकी चिकनाहट होती है वो खत्म हो जाती है। खुरदराहट, आप लोगों ने बाथरूम में देखा, सफाई करने वाले लोग आते हैं सीधा तेजाब डाल देते, आपने पत्थर पे पॉलिश कराइए, जब वो तेजाब गिर जाता है तो वो खुरदरा हो जाता, आपके पैर में भी लगने लगता, देखने में भी लगता है। तो जो बैक्टीरिया होते हैं उस कार्टिलेज को डैमेज करते हैं और उसमें इरेगुलरिटी आ जाती, फिर आपको हर तरह की ये दिक्कतें आने लगती। अब जो आम बात है जिसको हमने पहले कहा था, गठिया किसको कहते हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस तो है उम्र से रिलेटेड है। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी ऑस्टियोआर्थराइटिस की संभावना बढ़ती जाती है। जिस तरह से आप योग कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, अपने आप को एक्टिव रख रहे हैं, तो जो ये डिजेनरेशन की प्रोसेस है वो कम होती है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस वो होती है जो गठिया होती है। इसको जो ये गठिया सच में गठिया होती है, इसमें क्या होता है इसके भी आप जान लें। इसमें बहुत कम होता है कि एक जोड़ इन्वॉल्व होता है, इसमें अधिकांशतः इसमें मल्टीपल ज्वाइंट्स होते हैं। और मल्टीपल ज्वाइंट्स भी किसमें थे, हाथ के जोड़, जो ये हाथ के जोड़ हैं इनमें सूजन आती है, इनमें सब में सूजन, इन जोड़ों में सुबह सुबह आपको लगने लगता है कि मुझे अकड़ाहट हो रही, स्टिफ हो गई। डॉक्टर साहब हम उठते तो हैं लेकिन हाथ सूजे होते हैं, अकड़े होते हैं, चला नहीं पाते। थोड़ी देर बाद हम चलाते हैं तब उनमें चाल आती है, तो इसको हम गठिया कहते हैं। और ये मल्टीपल जॉइंट्स में होती है, ये बच्चों में भी हो जाती है, जिसको जुवेनाइल रूमेटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं। और ऐसे में आपको जरूर किसी अच्छे क्वालिफाइड डॉक्टर को दिखाना चाहिए। उसका कारण बताऊं क्या है कि यदि आपकी ये बीमारी पहले सही समय पे पता चल गई तो इसका इलाज भी हो जाता और बहुत अच्छे इलाज होते हैं। कुछ हद तक तो एक एक दो दो गोलियां ही खानी पड़ती और हफ्ते में एक खानी पड़ती। आप हफ्ते में एक गोली खाएं, योग करें, एक्सरसाइज करें, खाने पीने का ध्यान रखें, एक्टिविटी रखें। जिस चीज से आपका ये दर्द बढ़ जाता है उस चीज को, जैसे खाने पीने से बढ़ जाता है, यदि उसको आप अवॉइड करेंगे तो ये बीमारी कंट्रोल हो जाती है। अगली आती है एंकाइलोजिंग आर्थराइटिस। एंकाइलोजिंग आर्थराइटिस का एक साधारण सा उदाहरण देंगे। आपने देखा होगा जब सड़क पे चलती हुए कुछ लोगों का कुब्बड़ सा निकल आता है, या वो धीरे झुक के चलते हैं, या जैसे कि बुढ़ापे में हम आगे झुकने लगते हैं। और ये बुढ़ापे वाली समस्या यदि जवानी में आ जाए और आदमी टेढ़ा घूम रहा है, जैसे कुब्बड़ निकला हुआ है, तो आप इसको समझ लीजिए एंकाइलोजिंग आर्थराइटिस है। और यूजुअली जो होती है कमर की आर्थराइटिस होती है, घुटनों कूलों की आर्थराइटिस, इसमें छोटे जोड़ नहीं इन्वॉल्व होते हैं। सिर्फ ये है कि जो कमर है और जो गर्दन से लेके कमर तक वो एक हड्डी की जो है बिल्कुल स्टिफ हो जाती है, टेढ़ी हो जाती है, इसको एंकाइलोजिंग कहते हैं। ट्यूबरकुलर आर्थराइटिस होता है, आपने सुना होगा। टीबी इन्फेक्शन हमारे देश में बहुत कॉमन है, अब तो बहुत कंट्रोल हो गई। नहीं तो पहले टीबी जो है, पहले तो आपको बताऊं, कभी भी हड्डी की टीबी है, प्राइमरी इन्फेक्शन नहीं है। टीबी का इन्फेक्शन या तो पहले फेफड़े में होता है, आंतों में होता है, और जो गर्दन की होती है गांठें, जो इसको लिम्फ नोड कहते हैं, ये होता है। तो बच्चों में लिम्फ नोड में होता है,
जवान लोगों में खांसी में मतलब लंग्स का होता है या चेस्ट का इन्फेक्शन होता है, और किसी भी उम्र में जो है वो पेट का टीबी होती है। पेट की टीबी का एक कारण बताएं, यदि आप पहले से देखें तो टीबी जो हम लोग दूध पीते थे तो जो जानवर थे उनमें भी पेट की टीबी होती थी। वही हम दूध पीने के बाद जब हम बच्चे पी लेते थे या हम लोग पी लेते थे तो हमें इन्फेक्शन होता है। उसके लिए अब जो व्यवस्था हो गई है कि दूध को बॉयल करके पिए, और दूध अब जो बाजार में जितना भी मिलता है वो पास्चराइज मिल्क होता है कि जिसमें बैक्टीरिया की कोई संभावना ही नहीं होती है। तो जब भी दूध को है कच्चा दूध ना पिए, खास तौर से जहां पे आपको पता ना हो। और गाउट एक ऐसी बीमारी है जिसके लिए हम फिर आपको एक साधारण, घुटने के अंगूठे में एकदम सूजन आ जाए, लाल हो जाए, दर्द हो जाए, चल ना पाए, तो आप ये समझ लीजिए ये गाउट की बीमारी है। किसी भी आपको डॉक्टर को यदि आपको थोड़ा भी अनुभव है तो पहले जाने की जरूरत नहीं। हाँ, होती कैसे गाउट की बीमारी? जो गाउट क्या है, ये यूरिक एसिड है। यूरिक एसिड है प्रोटीन का बाई प्रोडक्ट है। जब प्रोटीन बॉडी में मेटाबोलाइज होती है तो उसके निकलने के लिए यूरिक क्रिस्टल्स निकलते हैं, और जब यदि आपने प्रोटीन डाइट ज्यादा ले लिए, कसरत ज्यादा कर ली, स्ट्रेस हो गया, डायबिटीज से पहले से आप पीड़ित हैं, या आपको जैसे गॉल ब्लैडर में या किडनी में पथरी है, तब फिर गाउट की संभावना ज्यादा हो जाती है। तो इसको आपको बहुत ज्यादा दर्द इसमें बहुत ज्यादा होता है, तो घर में आपके जो दर्द की गोली पड़ी है वो जा सकते हैं, पास में किसी डॉक्टर से दर्द का इंजेक्शन लगवाएं, क्योंकि दर्द इसका इतना ज्यादा होता है कि आप चल नहीं पाते। इसलिए मैं बार बार इसको एम्फेसाइज कर रहा हूं कि इतना नहीं है कि भाई डॉक्टर के पास जाएंगे तभी। हाँ, एक बात और है, आपने एक बार गोली खाई है, एक बार इंजेक्शन लगवाया, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो बहुत जल्दी ठीक हो जाए। इसको एक बार आने में 5 दिन लगते हैं, 4-5 दिन। उसका भी हमें साधारण उदाहरण दें, यदि एक बार पानी फैल गया तो उसको सूखने में टाइम लगेगा। बाढ़ आ गई तो आपको कई बार ज्यादा टाइम लगता है। इसी को आप गाउट को समझ सकते हैं। जैसा मैंने पहले कहा था, ऑस्टियोआर्थराइटिस आम प्रकार की आर्थराइटिस, जो बाद में स्लाइड दिखा रहा है इसलिए घुटने का है, और घुटने की ये एक देखें, जहां पे आप एक दूसरी तरफ देखेंगे जो एक कार्टिलेज है, जो दूसरी तरफ खुरदरापन है। अब आप देखिए कि किसी भी चीज में इतना खुरदरापन हो, पत्थर में इतना खुरदरापन, जमीन में इतना, तो क्या हम चल पाएंगे? इसी तरह से, और जब एक खुरदरापन आ जाता है, घिस जाता है, तो पांव जो नीचे आप एक फोटो देख रहे हैं वो इस तरह से टेढ़े होने लगते हैं। और यदि इस उम्र में, खास तौर से 50 की उम्र में ऐसे पैर टेढ़े होने लगते हैं तो ये एज से रिलेटेड आर्थराइटिस के लक्षण है, और इसके लिए आपको इलाज भी, जांच भी करवानी चाहिए और इलाज भी कर। रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए जो हमने फोटो दिखाई हुई है आपको, यही जो जोड़ के जो दर्द है, इनमें सूजन है। आप देख सकते हैं कितनी गांठें सूजी हुई हैं, और यही गांठों से आपको ये पता चल जाएगा कि हमें ये गठिया की शिकायत है। ये एंकाइलोजिंग की फोटो दिखाई गई है। जब किसी को भी इस तरह से हो तो आप कहेंगे उसको एंकाइलोजिंग की। ये गाउट की है। गाउट यूजुअली ये अंगूठे में होती है, लेकिन जब ये अंगूठे के बाद कुछ समय के बाद ये एंकल में भी हो जाती है, घुटनों में भी हो जाती है। और इससे दूसरी चीज है, जब यूरिक एसिड बढ़ता है तो आपके पूरे शरीर में दर्द लगने, आपको ऐसे लगने लगता है हम थक गए हैं और हमारी बॉडी बिल्कुल अकड़ गई है, इस समय होता है। तो ये सब लोगों को इसको ध्यान रखना चाहिए। और ये इस तरह की समस्याएं आती हैं। ट्यूबरकुलर के लिए देखिए, दादाजी का कंधा है कितना सूजा हुआ है। इन दादाजी के बारे में बताएं, ये सर 100 साल के, जब ये इलाज कराने हैं, इनका कूल्हा टूट गया था, तब हमने इनका इलाज किया हुआ था। फिर इनको ये टीबी की शिकायत हुई, तो लेकिन आप इनको बालों को देखिए, बात विश्वास करने लायक नहीं है। कहने को आप लगता नहीं है कि 100 साल के, लेकिन ये सच में 100 साल के हमने देखा। उसका कारण बताऊं क्या है, ये खुद रिटायर हो गए, इनका लड़का भी रिटायर्ड हो गया वीडियो होके, हमारे पड़ोस में यहाँ पे रायपुर में रहते हैं। अब इनकी 4 साल पहले डेथ हो गई। तो लेकिन ये टीबी के इलाज जैसे देखने में बहुत सूजन लग रही, लेकिन इलाज इसके इतने मामूली है कि यदि कोई डॉक्टर इसका बैक्टीरिया निकाले, देख ले, टेस्ट कर ले, और इसके बाद टीबी की यदि एक बार डायग्नोसिस कंफर्म हो जाए, टीबी की दवाइयां दें, तो ये बिल्कुल ठीक हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है, कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है। टीबी के इलाज में एक बात जरूर ध्यान रखिए, जब टीबी का इन्फेक्शन शुरू हो तो जो डॉक्टर जितने दिनों के लिए बताएं उसके लिए लेना। हड्डियों में तो हम लोग लगभग साल से लेकर 1.5 साल तक के लिए इलाज करते हैं। लक्षण जैसे मैंने वही बताए हैं,
दर्द हो, सूजन हो, किसी चलने फिरने की दिक्कत हो, तब आप समझ लीजिए कि आर्थराइटिस है। कुछ जांचें हैं, मामूली जांच तो होती है, एक्सरे से आपको पता चल जाएगा। खून की जांच होती है, इसमें सिंपल सा ESR होता है, किसी भी डॉक्टर के पास जा सकते हो, किसी भी लैब में हो सकता है। CRP एक स्पेसिफिक टेस्ट होता है जो कि किसी भी बॉडी को इन्फ्लेमेशन देता है। ये सब जांचें ऐसी नहीं कि बहुत स्पेसिफिक आर्थराइटिस के, लेकिन हाँ, यदि आपको दर्द हो रहा है, CRP बढ़ी हुई है, जरूरत से ज्यादा बढ़ी है, तब आपको सोचना पड़ेगा कि हमें गठिया हो सकता है। सिर्फ CRP बढ़ी है, ESR बढ़ा है, दर्द हो रहा है, तो इसके बाद नहीं, ये जरूरी नहीं कि गठिया है। कुछ स्पेसिफिक जांचें होती हैं, एंकाइलोजिन के HLA-B27 होता है, टीबी की जांच के लिए TB PCR करते हैं, तो इस तरह के होते हैं। अब इनके बचाव कैसे कर सकते हैं? बचाव का तो आप सीधा एक मान के चलिए कि मारुति में यदि हम ट्रक का वजन रख देंगे तो मारुति का क्या हाल होगा। सिर्फ ये हमारे शरीर का भी यही हाल है कि जो शरीर हमारा 50 किलो 60 किलो के लिए बनाया गया है, यदि उस जोड़ पे 150 किलो का वजन जाएगा तो फोर्स तो तिगुने हो जाएंगे कि नहीं। और किसी भी आपने साधारण बात जितना आप जोर लगाएंगे किसी भी चीज को, उतने ही जल्दी वो घिस जाएगी। फोर्स का सीधा वास्ता हो, और साइंस का एक विज्ञान का एक नियम है कि जितना ज्यादा आपका वजन होगा उतना ही ज्यादा आप ताकत लगा सकते हैं और फोर्स को कर सकते हैं। वजन के लिए एक साधारण सा, इसमें हमने एक स्लाइड में लिखा है कि आप अपनी लंबाई लीजिए, उस सेंटीमीटर में नापिए। से आपकी कहने का मतलब है कि यदि 150 सेंटीमीटर आपकी लंबाई है तो उसमें से 100 घटा दीजिए, अब बचे 50, और जो बचे हैं उनको आप किलोग्राम में मान लीजिए। तो यदि कोई 150 सेंटीमीटर का है और तो उसका आइडियली वजन है वो 50 किलो होना चाहिए। और इसी तरह से यदि कोई आदमी समझ लीजिए कि 6 फुट का है तो उसका आइडियल वजन है वो 80 किलो होना चाहिए। तो आप इसके अंदाज से लगा सकते हैं, कोई भी आदमी देख सकता है कि हमारा इतना वजन है, तो ये साधारण है, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि हमारा वजन ज्यादा बड़ा हो। और वजन जितना जल्दी हो उतना कम करना चाहिए। मैं समझता हूं कि जो आपकी जो कक्षाएं चल रही, योग की है, कसरत की है, ये एक अच्छे माध्यम हैं। और उसी कसरत के लिए जो मेरा मानना है, वजन को नियंत्रित करने के लिए शारीरिक क्षमता को बनाए रखने का सबसे सही तरीका है घर के सभी कार्यों को करना। कहने में मैं नहीं समझ पाता हूं कि कैसे आप इसको लेंगे, लेकिन मैं ये कहता हूं कि जब से महिलाओं ने या पुरुषों ने अपने घर के, खास तौर से महिलाओं ने चूल्हे, चक्की, झाड़ू पोछे का काम कम हुआ है, तो उनको इस तरह से बीमारियां, वजन भी बढ़ने लगे। मैं ये नहीं कहता हूं कि आपको करना है, लेकिन जहां तक संभव है करना चाहिए। और या महिला हो या पुरुष हो, सबको अपने काम, तो व्यक्तिगत काम जितने कर सकते हो वो करने, घर के काम करने चाहिए। मैं कहता हूं यदि मैंने घर का काम, कुर्सी इधर से उधर खिसका दी तो क्या मुझे बहुत आफत आ गई है? अरे हमारी पत्नी की थोड़ी सी मदद हो गई, बच्चों की मदद हो गई, और हर कोई एक दूसरे के लिए मदद करेगा तो हर किसी का काम होगा। और ये मदद, मैं अब दूसरे ढंग से कह दी, ये मदद हम किसी और की नहीं कर रहे। यदि काम हम अपना कर रहे तो हम किसी और की मदद नहीं कर रहे, हम अपनी ही मदद कर रहे कि हमारा शरीर जो है एक्टिव है और हम बीमारियों से बच सकें। आर्थराइटिस का इलाज उसके इलाज पे, बीमारी पे निर्भर है कि किस तरह की आर्थराइटिस है। अब लेकिन साधारण चीजें हैं, किसी भी आर्थराइटिस में आप फिजियोथेरेपी कर सकते हैं, दवाइयां ले सकते हैं, हाँ, फिर इसके बाद सिकाई कर सकते हैं, कसरत कर सकते हैं, वजन को कम कर सकते हैं, और जरूरत पड़े तो ऑपरेशन करा सकते हैं। चूंकि मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूं तो मैं कुछ चीजें आपको, और चीजें तो आप जानते ही होंगे, मैं अब थोड़ा सा ज्यादा समय आपको ऑपरेशन के ऊपर ही लगाएंगे। किसी भी प्रकार की आर्थराइटिस की प्रारंभ अवस्था में फिजियोथेरेपी से, जैसे मैंने कहा, दवाइयों से, कसरत से, थोड़ा सा वजन करके, थोड़ी सी एक्टिविटी बढ़ा के जब ये कम हो जाता है। लेकिन जब जोड़ घिस जाते हैं, कि जैसे मैंने आपको पहले बताए, उनमें खुरदरापन आ जाए, आप ऐसे सोचिए कि जूता यदि घिस गया है, तिरछा हो गया, तो इसमें चेपी लगवानी पड़ती है जिससे आप सीधे चल सकें, क्योंकि यदि पांव तिरछा चलेगा तो आप चल भी नहीं पाएंगे। वही चीज है, जूते के यदि फीते ढीले हैं तो भी आप नहीं चल पाएंगे। तो इसी तरह जब जोड़ ढीले हो जाते हैं तो इनके लिए कुछ ना कुछ रिपेयर कराना पड़ता है और तभी ये चल पाते। और यदि छेद ही हो जाए तो हाथ, जूता भी बदलवाना पड़ता है यदि हमें चलना है तो। अब हर आदमी के साथ जूते क्यों, जोड़ क्यों बदलवाएं? अरे बदलवाने की कहीं कोई जरूरत नहीं है, लेकिन
जोड़ बनाए किसके लिए गए? जोड़ तो चलने के लिए बनाए गए ना, और जब हम चलेंगे तो हमें जोड़ों को इस्तेमाल करना पड़ेगा। और क्या हम बिना जूतों के कांटों पे चल सकते हैं? इसको आप सोचिए, इसके बाद आप सोचिए कि हमें ऑपरेशन की जरूरत है या नहीं है। आजकल ऑपरेशन इतने अच्छे हो रहे हैं कि आपको कुछ फोटो दिखाएंगे तो आपको खुद भी पता चल जाएगा कि पता भी नहीं चलता, जैसे कि अब ये हम आगे के आपको स्लाइड में दिखाएंगे। ये देखिए टोटल हिप रिप्लेसमेंट है, दोनों जोड़ बदले गए हैं। पहले हमने एक जोड़ बदला हुआ है, इसके बाद इनके दूसरे जोड़, और ये जोड़ बदलने के बाद ये यहां पर बैठे हुए हैं। और अब जैसे एक और है, साधारण तौर पे आप इसको समझिए, कई तरह के जोड़ आते हैं। जोड़ जो होते हैं 22 मिलीमीटर से लेके आज के टाइम जो हेड की साइज है वो 36 मिलीमीटर के होते हैं। लेकिन मैं साधारण तौर से बता रहा हूं, कोई भी डॉक्टर यदि आपको बताते हैं तो आप ये कोशिश कीजिए कि हमें जोड़ कूल्हे के, पहले कूल्हे के जोड़ बदलने के बाद क्या होता था कि आप उखड़ू नहीं बैठ सकते थे, पालती नहीं मार, सिर्फ कुर्सी पे बैठ सकते, तो लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करते थे। एक्सेप्ट करने का उनका कारण भी बिल्कुल ठीक है कि अब हम घर के काम नहीं कर पाएंगे, और हर घर में अपने यहाँ तो आपको अंग्रेजी टॉयलेट सीट की व्यवस्था नहीं है, रिश्तेदारी में जाना है, कहीं बाहर जाना है, कहीं भी जाना है तो नहीं था, तो लोग कराते नहीं थे कि ये तो बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन आजकल जोड़ इतने अच्छे आ रहे हैं जिनको कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये व्यक्ति हैं खुद उखड़ू बैठे हुए, पालथी में आ रहे, टांगे उठाते हैं, ट्रैक्टर चलाते हैं, फावड़ा चलाते हैं, खेती का अपना काम करते हैं। अब ये जो जोड़ बनते किस तरह से, इसको भी मैंने बताया। ये दोनों कंपोनेंट एलॉय है या इसको कहिए मेटल है। ये घुटने का इम्प्लांट है, एक को होता है जांघ की हड्डी पर डाल दिया जाता है, दूसरे को जो टांग की हड्डी पे, और बीच में प्लास्टिक डाल दिया जाता है। और ये प्लास्टिक ही है कार्टिलेज की तरह काम करता है, और ये एक दूसरे से चलते हैं, और बीच में कई बार क्या होता है ये प्लास्टिक भी घिस जाती है, जिसको कि मैं आपको दिखाएंगे। देखिए अब इसको आप वीडियो देखिए, ये दोनों घुटने बदले गए हैं और कूल्हे बदल दिए गए हैं, और ये ऑपरेशन 2010 में लगभग 12 साल के बाद का ये इलाज है, और ये वीडियो ही लगभग 10 साल के बाद बनाया गया है। स्लाइड बढ़ा दी। ये घुटने के हैं, घुटने को बहुत अच्छी तरह से आप ये घुटने को देखेंगे, आप देखें तो यहाँ पे देख पाएंगे खुरदरे हो गए और ये चिकने हैं। और ये देखिए दोनों जोड़ हैं, दोनों ही बदले गए हैं, और ये है ये नॉर्मल कार्टिलेज है। यदि इस तरह की है तो इसमें कोई बदलने की जरूरत नहीं, और जब इस तरह से खड्डे हो जाएं, ये खून निकलने के चले, अब आप सोचिए कि ऐसे यदि जख्म हो हमारे पैर में तो हम कैसे चल सकते हैं। तो इसको बस यही तो बेसिकली जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है वो बताया गया है कि कुछ हद तक तो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है और कुछ हद तक ये मैकेनिकल इवेंट है, और इसको मैकेनिकल जैसे ये घिस जाते हैं वैसे ही। अब इसमें हम करते क्या हैं, इसको आप देखिए, बायोमैकेनिकल, कोई भी चीज झुकी होगी तो उसी तरह झुकती चली जाएगी, उसी तरह घिसती चली जाएगी। तो हम सर्जन करते क्या है, लोड को है रीडिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, और जहां एक होना चाहिए, कोई भी चीज जो स्टेबल है वो सीधी होती है, और यदि सेंटर से इधर उधर डेविएट करती तो क्या करती है। टेक्निकल प्रॉब्लम से ये टेक्निकल चीजें हैं, लेकिन हाँ बताई गई हैं। जहां पे लाल आप देख सकते हैं ये ऑपरेशन का जो जगह है, ये आप जिसमें खाली चीज देख रहे हैं, ये काट दी गई है हड्डी को, ये हड्डी का टुकड़ा लिया गया है। ये जहां हड्डी वहीं से ली जाती है जहां हम अपना नाड़ा बांध देते हैं। ये आधा इंच और 1 इंच की साइज के हड्डी का टुकड़ा निकालते हैं, बोन को काट देते हैं, इसमें फिक्स कर देते हैं। इसको हम ज्वाइंट का रीअलाइनमेंट वाला ऑपरेशन कहते हैं। और इसको एक्सेस को देख लिया जाता है, जैसे कि आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे कूल्हे में है ये सेंटर, और जब कोई चीज सेंटर से होती है ऑपरेशन की टेक्निकल है, ये हम लोग देखते हैं। जब ये इस तरह से होते हैं तो ये आइडियल ऑपरेशन होते हैं, इसमें कहीं नहीं है। कुछ हम रिजल्ट आपको दिखा देते हैं, ये सिर्फ ये है कि किस तरह से ऑपरेशन किए जाते हैं। ये देखिए, यदि आप इसमें देखेंगे कि ये जोड़ चिपक गया है और ऑपरेशन के बाद ये खुल गया। अब देखें कोई इसमें बहुत ज्यादा जब वो नहीं है, यदि आप किसी भी लकड़ी को लें और इसको आप तोड़ेंगे तो वो खुल जाएगी, या उसको सीधा कर देंगे तो खुल जाएगी ये। और ये ऑपरेशन के बाद ही ये दादी हैं जो चल रही हैं, 2 हफ्ते के बाद हॉस्पिटल में आई है, वॉकर के सहारे चलती हैं। इसके इनका भी यही घुटने का एक ऑपरेशन किया गया है,
और इसी तरह से इनका किया। अब इसमें देखेंगे जो खास बात है, इन्होंने दाहिने ही घुटने का करवाया और ये ऑपरेशन हमने 2008 में किया है। तो 8 का मतलब हो गया है 15 साल हो गए हैं। और एक ही घुटने का कराए ने, दूसरे की जरूरत ही नहीं पड़ी। यहाँ पे देखिए चिपक गया था और ये खुल गया है। तो इसके साधारण प्रिंसिपल होते हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट होते हैं। ये उन्हीं महिला का है जिनका पहले किया गया था। ये दूसरी महिला है, इनका देखो ये जोड़ चिपका हुआ है और यहाँ ऑपरेशन के बाद खुल गया है। ये 2009 में किया था, तो इनको भी लगभग 14 साल हो गए। इनका पांव गिरने की वजह से दाहिना पैर में चोट लग गई थी, फ्रैक्चर हो गया था। तो ये तो 2009 में वही प्लेट स्क्रू डले हुए, वही ऑपरेशन किया गया और आज भी चल रहा है। और ये 2 साल पहले अभी कोरोना में गिर गई थी, तो इनका करना पड़ा था, तो उसको बदल के फिर ये रिप्लेसमेंट किया गया। ये दोनों फोटो इसलिए दिखाई गई, ये रिप्लेसमेंट है जिसको टोटल नहीं है TKR कहते हैं, ये रीअलाइनमेंट है जिसको ऑस्टियोटमी कहते हैं। इसमें जोड़ के साथ कोई छेड़खानी नहीं करते हैं, यहां इसको बस एंगल को बदल देते हैं, उसी जोड़ को। मेरा मानना यह है कि यदि ये जोड़ हमारा 50 साल से चल रहा था, तो अब ये जोड़ भी कम से कम 25 साल, 5 साल, 10 साल तो चलेगा ही। हम तो इसको इस तरह से मानते हैं। और उसका कारण बताऊं क्या है कि इसका बिल्कुल सीधा सा, यदि दबाव हो, घास के ऊपर पत्थर पड़ा हो और पत्थर को निकाल दे तो घास फिर हरी हो जाती है। इसी उद्देश्य के साथ और इसी सिद्धांत के साथ ये जोड़ चिपक गया है, ऑपरेशन के बाद खुल गया है और अब वजन इस तरफ जाने। और ये देखिए, इनको बताया गया था कि ऑपरेशन करवा ले, कहते नहीं डॉक्टर साहब हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं। और 3 साल के बाद इसी जोड़ में फिर इनका ये बढ़ गया है और ये जोड़ चिपक गया है। जब बहुत ज्यादा होते हैं तो लोगों के कई बार ऑपरेशन करने पड़ते हैं। जब डिफॉर्मिटी ज्यादा होती है तो अब ये देखा कितना टेढ़ा हो गया है, टेढ़ापन आ गया है। और इनके 2 बार में करना पड़ा था और ये आज भी बहुत अच्छी है। इनका भी यदि वीडियो स्लाइड हमें मिली, देखिए इस महिला को देखिए, ऑपरेशन हो गया है इनका और ऑपरेशन भी हुए इनको 10 साल हो गए। इस तरह से सीढ़ियां इंडिपेंडेंटली चलती है, पहाड़ पर रहती है और ये बहुत खुश हैं क्योंकि इसमें ऑपरेशन करने, क्योंकि ये जो रिअलाइनमेंट का ऑपरेशन होता है वो इतना अच्छा होता है कि इसमें तो खास तौर से आप लोग उखड़ू बैठना, पालती मारना, ये सब कुछ होता है। 7 साल के बाद का इनका ये वीडियो है। डेवलप। ये दूसरी महिला है, इनका भी हम आपको यदि वीडियो चलता है तो दिखाते हैं। इनको भी, इनका भी 2013 में किया था, 10 साल हो गए। इन महिला के साथ ये विधवा हैं, इनके लड़के के साथ अनहोनी घटी थी। शादी के पहले 2 दिन पहले ये कार्ड देने जा रहा था, उसका डेथ हो गई। अकेले लोगों के लिए रहना बड़ा मुश्किल का काम होता है, तो उन्हीं के लिए इस तरह से। ये दूसरा है जिनका घुटना बदला गया हुआ है और आप ये देखिए, ये ऑपरेशन के बाद है, 2 हफ्ते के बाद है जो चल रहे हैं। और ये 8 साल के बाद इनका वीडियो है जिसमें एक में रीअलाइनमेंट किया गया है, एक में रिप्लेसमेंट है। आवाज इसलिए बहुत ज्यादा आ रही है कि शादी का माहौल है। जब मैंने देखा ये हमारे ही मरीज है, तो हम पहले तो पहचान नहीं पाए, तो मैंने वहीं चलते फिरते इनका वीडियो ले लिया, क्योंकि ये बहुत रेयर मौके होते हैं ना, ये उसमें ले लिया। पुलिस के रिटायर्ड इंस्पेक्टर हैं, तो ये चलने फिरने में भी पुलिस की चाल में चल रहे हैं। ये महिला की बात है, इसको हम इसलिए कहना चाहते हैं, ये लड़की 26 साल की है, तो इतनी टेढ़ी है, आप इस कूल्हे से देख सकते हैं। बहुत लोगों ने मुझसे कहा 26 साल में कूल्हा बदल देंगे, चलेगा ही 5-10 साल। तो मेरा उस समय भी था, पूरे सब लोगों से, हमारे दोस्तों के लिए, मरीजों के रिश्तेदारों के लिए, अस्पताल के मालिकों के लिए, कि भाई लड़की की उम्र कब है, यदि ये सीधी हो जाएगी तो शादी हो जाएगी कि नहीं, और शादी होना एक आवश्यक काम है कि नहीं अपने यहाँ या हर जगह देश में, दुनिया में। तो इसको एक घुटना बदल के इसके कूल्हे को बराबर किया गया था। और मेरा उद्देश्य ये कि मेरे पिताजी को मैंने इसको यही कहा था कि आप इसका ऑपरेशन कराओ और शादी करो, और जब ये सीधी चलने लगी शादी हो जाएगी। और सच में यही हुआ। इसके पिताजी ने ये ऑपरेशन करवाया था पहले, और लड़की की शादी हुई, और जब इसका दूसरा कूल्हा खराब हुआ तो इसके हस्बैंड ने करवाया, वो भी आप देखिए साथ में।
ये जो इसका हस्बैंड है और ये इसकी बेटी है। और मैं ये कहता हूं कि यदि दूसरा भी खराब हो जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, इसकी बेटी कर देगी, यदि हम रहेंगे तो हम कर देंगे, नहीं तो हमारा बेटा कर देगा। तो मैंने तो इस उद्देश्य के साथ इस लड़की का ऑपरेशन किया था और हकीकत में हुआ ही ऐसा। लड़की की कूला बदलवाया, शादी हो गई, शादी होने के बाद उसके हस्बैंड ने दूसरा कूला बदलवा यहीं देहरादून में मेरे से बदलवाया, जबकि रहते लखनऊ में थे। और जब अब जो हमने 20 साल पहले कूला खराब हुआ था वो खराब हो गया तो तीसरी बार बदल दिया। अब उसकी सच में है, दुर्भाग्य से इसके हस्बैंड की डेथ हो गई। ये ऑपरेशन उसकी लड़की ने करवाया और लड़की को उसको हस्बैंड की जगह पे काम मिल गया। ये दूसरे हैं, दोनों कूले बदले गए हैं, उकड़ू बैठ रहे हैं, पालथी मार रहे हैं। इन सब के साथ में सबको कहता हूं, आपको भी कहता हूं, वर्किंग टुगेदर मीन्स विनिंग टुगेदर। क्योंकि जब हम लोग सब लोग साथ मिलके काम करते हैं तो हम सब लोगों की जीत होती है। और वैसे भी कहते हैं व्हाट ए टीम कैन अचीव एंड इंडिविजुअल्स कैन नेवर। और हमारी जो आपकी जो संस्था है इस तरह के काम कर रही है, खास तौर से जो आपने योग का काम किया, इतने लोगों को जोड़ा, और जुड़ने वाले तो कम थे, अब जो सैकड़ों और हजारों और लाखों लोग देखेंगे तो मैं तो समझता हूं कि हम सब लोग समाज की उत्पत्ति है और हमारी ये जिम्मेवारी भी है, कर्तव्य है, जिम्मेवारी है कि समाज को हम अपने ढंग से कुछ न कुछ समाज को दें और राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान करें। क्योंकि राष्ट्र निर्माण मेरे हिसाब से किसी व्यक्ति विशेष या कुछ व्यक्ति विशेषों लोगों का काम नहीं है, हम सब भारतवासियों का राष्ट्र निर्माण में योगदान देना चाहिए। और हम सब लोग जब योगदान देंगे तो सच्चे मायने में हमारा देश विकसित होगा और हमारा देश विश्व गुरु बनेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर आयोजकों को धन्यवाद देना चाहता हूं, खास तौर से अनिल जी को, उनको धन्यवाद कहूंगा, नमस्कार करूंगा। आप सब लोगों को आपके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूं। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपकी इतनी शानदार प्रस्तुति, इतने कम समय में इतनी महत्वपूर्ण बातें आपने बताई हैं। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि यहाँ जितने भी लोग हैं उससे कई गुना लोग इसकी रिकॉर्डिंग देखना चाहेंगे। बाकी लोग भी जो कहना चाहते हैं वो अपना हैंड रेज कर लें। और सबसे पहले सिंधु जी अपनी बात रखेंगे। नमस्कार डॉक्टर। नमस्कार। ऐसा है, मैंने 10 साल पहले 2012 में अपने घुटनों का ऑपरेशन करवाया था। हाँ हाँ। उसके बाद में क्या है कि थोड़े दिन सही रहा, मैं करीब 8 साल। उसके बाद में ये जो घुटने की हड्डी है वो उसमें वापस से मुझे दर्द होने लग गया। हाँ हाँ। तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? देखिए, पहले तो सबसे पहले, क्योंकि इतना कहना हमारे लिए मुश्किल है, क्योंकि 10 साल के बाद जो पहले करवाया था, जोड़ों में इनकी जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं वो देखिए क्या होता है। किसी भी जोड़ में इन्फेक्शन होता है और इनमें लूजनिंग होती है, दैट इज कॉल्ड द एसेप्टिक लूजनिंग, क्योंकि ये बॉन्डिंग होती है। यूजुअली जो घुटने के जो है ना, इसको सीमेंट के साथ और बोन को और मेटल को जोड़ा जाता है, इसके तरह इनमें हो सकती है। तो एक ये होते है। दूसरा होता है कि जब इनका अलाइनमेंट चेंज होने लगता है तो कहीं ना कहीं मांस दबने लगता है, इन्फ्लेमेशन होता है, उसकी वजह से दर्द होता है। तो ज्यादा तो नहीं कह पाऊं, लेकिन एक्सरे के बाद ही कह सकता हूँ। किसी पास में या जिन डॉक्टर से कराया उनको दिखा सकते हैं। यदि लूजनिंग है तो दोबारा करवा सकते हैं, और कहीं थोड़ी सी है तो दर्द की गोलियां ले सकते हैं। वैसे बस थोड़ा में दर्द होता है, बैठने नीचे तो जमीन में तो बैठ नहीं सकती मैं। घुटनों के साथ ये समस्या हो। अच्छा। हाँ, घुटनों के साथ ये समस्या होती है, क्योंकि एक कूले में और घुटने में इसका क्या होता है, इसका अलाइनमेंट का एक प्रिंसिपल होता है, जो मेटल होता है। जैसे ये हाथ है, अब अंगूठा इससे नीचे तो नहीं जा पाएगा ना, ये सट कर जाएगा, तो इसलिए घुटनों में नहीं बैठ पाएंगे। लेकिन 10 साल चल गए, मैं तो आपसे भी कहूंगा, सबसे कहता हूँ कि 10 साल चलना कोई कम नहीं होती है। और फिर अब ये तो अब दिक्कतें सिर्फ घुटने की नहीं रह जाती, पूरे शरीर की भी तो हो जाती है। मांस उतना अच्छा नहीं होता है, बोन्स इतनी अच्छी नहीं होती है, तो इसलिए भी होता है। तो अब परिस्थिति ये है कि जैसे मेरी ये जांघ का जोड़ है, हाँ हाँ, दर्द ज्यादा होने लग गया है चलने में। उसके कारण क्या होता है, यदि जांघ में दर्द होता है तो आपको वहां का भी एक्सरे और कूल्हे का भी कराना चाहिए, कि उम्र के साथ ये भी जोड़ खराब होने लगते हैं। अच्छा।
तो उसके लिए मुझे दवाई लेनी चाहिए या ऑपरेशन करवाना चाहिए, क्या ये करना? देखो, इतना ऑपरेशन का जो डिसीजन है वो इतना आसान नहीं है कि हमने आपको बता दिया और आपने ले लिया। इसके लिए तो पहले एक्सरे करवाएं, जांचें करवाएं, क्वालिफाइड डॉक्टर को दिखवाएं, तभी ये करना चाहिए। और ना ये दिमाग में लगा दी कि ऑपरेशन ही करना पड़ेगा। इतना भी आप डर ना बिठाइए कि ऐसा कोई जरूरी थोड़ी है कि थोड़ा दर्द होगा तो जोड़ ही खराब होगा, ऐसा होता नहीं है। हम लोग 20 सालों तक जानते लोग चल, कभी कभी आपने ज्यादा चल दिए हैं तो उस समय दर्द बढ़ गया, दर्द की गोली ले ले, शादी ब्याह में गए, दौड़ में, किसी काम में गए तो ज्यादा हो जाता है, एक्सर्शन होता है, दर्द की गोली ले लीजिए। नमस्कार वीना जी। सर मेरे को थायराइड है और 60 साल की उम्र है, और अभी 1 महीना पहले मेरे अचानक ही घुटना सूज गया था राइट साइड का। और फिर अभी एक्सरसाइज तो हम रोज क्लास में जुड़ते हैं, कुछ क्या पता यहाँ एक्सरसाइज करने की वजह से भी अपने आप ही ठीक भी हो गया। इधर लेफ्ट साइड के कंधे में और पीछे यहाँ दर्द, और ये एक अंगुली में काफी दर्द रहता है। ये पता नहीं अभी उम्र क्या है आपकी? 60 साल है सर, 60। उम्र में क्या होता है कि इस उम्र में ऑस्टियोपोरोसिस एक नोन समस्या होती है, वो भी एज से रिलेटेड होती है। और आपको हाइपोथायराइड में तो इसमें कैल्शियम की और विटामिन डी की कमी होती है, क्योंकि जो हाइपोथायराइड के लिए दवाई दी जाती है, डायबिटीज के लिए दवाई दी जाती है, एक कैल्शियम को कम करती है। तो आपको जरूरत इतनी है, जैसे आपने बिल्कुल ठीक ही कहा है कि कोई एक्सर्शन बढ़ गया हो तो उसके बीच बीच में कैल्शियम में विटामिन डी रख सकती है, एक्सरसाइज ले सकती है, दर्द की गोली ले सकती है और सिकाई वगैरह करती है तो ठीक ही हो जाए। जी सर। और सर एक क्वेश्चन और है कि हस्बैंड का आज 2006 में घुटने का ऑपरेशन हुआ था पीजीआई में। हाँ सर जी, वो तो पैर बिल्कुल सही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन दूसरे पैर में अब दर्द स्टार्ट होने लग गया तो घुटने अब दर्द दोबारा स्टार्ट होने लगेगा। हो सके तो उन्हीं डॉक्टर के पास जाएं, यदि वो नहीं है तो आसपास किसी डॉक्टर को जाएं। जब 2006 में अच्छा हुआ तो दूसरा घुटना, जब जो 6 वाला इतना बूढ़ा हो गया था, तो अब 2006 के बाद तो अभी ज्यादा बूढ़ा हो गया होगा, तो इसका भी थोड़ा सा इलाज करें। जी 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 सर। नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही बिल्कुल आ है। रही है। जी। मेरी ये बैकबोन जो है वो झुक गई है, ये देखिए, ये झुकी जा रही है। काफी टाइम से झुक रही है, धीरे धीरे झुकी है, लेकिन अभी काफी प्रोमिनेंट हो गई है। और अभी मेरी सूज जाती है, सर्दियों में बहुत सूज जाती है, दर्द होती है पैरों की ऊपर, एक पैर की टेढ़ी हो रही है। तो ये मतलब क्या इसका इलाज है, मैं ये जानना देखिए, पहले तो आपने कमर की बात की। उम्र करने से कमर झुकी जाती है, और जब कैल्शियम की कमी होती है, ऑस्टियोपोरोसिस होती है, तो ये जल्दी हो जाती है। क्योंकि जब कैल्शियम कम हो जाता है, तो कैल्शियम का मतलब है जब पत्थर, आप इसको सोचिए ना। और यदि हरे पौधे में भी पत्थर लगा दिया है तो सीधा रहेगा कि नहीं? तो इसमें जब कैल्शियम की कमी हो जाती है और उम्र बढ़ने से तो कमर झुक जाती है, तो वो तो एक समस्या है। वो कई बार सिर्फ फिजियोलॉजिकल होती है और पैथोलॉजिकल नहीं होती है। पैथोलॉजिकल तब होती है जब उसकी हड्डी का फ्रैक्चर हो जाए, तब उसको हम कहते हैं। दूसरा, आपने कहा कि पैर की उंगली चढ़ गई है, सूजन हो गया, ये इसमें आर्थराइटिस, इस उम्र में आर्थराइटिस हो जाती है, तो उसके लिए किसी को आपको दिखाना ही पड़ेगा, और यूजुअली एक्सरे इसमें करवाने चाहिए। जी, एक्सरे तो करा चुकी हूँ, मैं बहुत बार करा चुकी हूँ। तो उसमें उन्होंने बताया भी होगा। जी, उन्होंने बेल्ट भी लगाती हूँ एक ना। हाँ, तो वो उसमें जो चीज है ना, वो सिर्फ उसको जो बैंडिंग, क्योंकि बोन सॉफ्ट हो जाती है, तो इसीलिए जो एक्सरसाइज है, खासतौर से उल्टा लेट के कमर को, कंधे को उठाने की, वो एक्सरसाइज किया करिए, तो इससे आपको रहेगी। बेल्ट को ज्यादा, मेरे हिसाब से ज्यादा इस्तेमाल ना कीजिए। उसका कारण क्या है कि ये सहारा है, और जब आप ज्यादा सहारा लेते हैं तो शरीर और कमजोर होता है। ये उंगलियां जो सूज जाती हैं ये सर्दियों में, ये जो अभी आपको बताए, एज से रिलेटेड आर्थराइटिस होती है। ये जो होती है जैसे ही उम्र, क्योंकि जोड़, जैसे घुटने घिस जाते हैं, आप इसको ऐसे देखिए, तो इस तरह से हर जोड़ है, उंगली के जोड़ भी घिस जाते हैं। इनमें आप थोड़ी सी सिकाई कर सकते हैं। 61 साल है, 61 है। उम्र तो मेरी सिर्फ 61 एज है। जो आपने सिर्फ 61 का, मैं वो 61 को ही बताते हैं, तो आप 61 तो हो ही गई ना। और जो आपको मैंने शुरुआत में कहा था, इफ देयर इज बर्थ, देयर इज डेवलपमेंट, देयर इज डिजेनरेशन, डिसीज एंड डेथ। तो जो डिजेनरेशन है, जिस दिन हम पैदा हो जाते हैं उसी दिन से हमारी बॉडी डिजेनरेट करती है। थैंक यू डॉक्टर साहब। नमस्कार डॉक्टर साहब,
नमस्कार नेगी जी। सर मेरी वाइफ की जो उम्र है वो 60+ है। आपने जो पहले एक शब्द कहा है उसको थोड़ा सुधारें, क्योंकि आपकी वाइफ ने सुन लिया तो मुश्किल हो जाएगा। आपने कहा मेरी एक वाइफ। एक ही है सर, दूसरी नहीं है। चलिए बोलिए सर। सर तो उनके जो है एंकल में और पैर की अंगुलियों में, हाथ की अंगुलियों में थोड़ा स्वेलिंग रहती थी, हम्म। हल्की सी। तो हाँ वो हमको भी यही डाउट हुआ कि कुछ अर्थराइटिस वगैरह होगा, तो हाँ हम ऑर्थोपेडिक्स के पास गए। हाँ। तो एक्सरे किया हम्म और ब्लड टेस्ट वगैरह कराई। हम्म। तो रिपोर्ट आने के बाद उन्होंने बताया कि ये जो है ना एज फैक्टर है, हाँ कोई बीमारी नहीं है। तो बिल्कुल उन्होंने सही कहा। कैल्शियम, मिनरल्स, विटामिन बी बिल्कुल कॉम्प्लेक्स। सही कहा। अच्छा, उनको कोई और डायबिटीज तो नहीं है? नहीं, डायबिटीज नहीं है सर। हार्ट की कोई समस्या हो? हार्ट की भी समस्या ब्लड नहीं है। प्रेशर की कोई दवाई नहीं लेते? नहीं है जी। हाँ तो बिल्कुल आप, क्योंकि ये पैरों में सूजन क्या होता है हम और लोगों को सुनाना बताना चाहते हैं कि पैरों में सूजन होती है। जो लोग हाइपरटेंशन के लिए दवाई लेते हैं, ब्लड प्रेशर की दवाई लेते हैं और थायराइड की दवाई लेते हैं या फिर डायबिटीज की दवाई लेते हैं, तो उनमें पैरों में सूजन आ जाती है। तो मुझे नहीं लगता है क्योंकि ऐसा ही है, एज से ही रिलेटेड है और वो दवाई आप लेंगे तो ठीक हो भी जाना चाहिए। सर वो दवाई जैसे 12 दिन का बोलते हैं ना, 10 दिन की, 12 दिन की दवाई लीजिए हाँ हाँ तो तब वो दर्द खत्म हो जाता है। मतलब शुरू में ही हाँ जैसे खाते खत्म हो जाता है, जैसे ही दवाई हाँ वो खत्म होती है हाँ। दर्द फिर शुरू हो जाता है। तो ऐसे नहीं, करके आप इसमें जो आप जो दूसरा है कैल्शियम और विटामिन डी को और ले लें, डॉक्टर से लिखा लें, उसको देख लें, तो जब एक बार समस्या खत्म हो जाती तो हो ही जाती है। ऐसा कुछ नहीं होता, कोई ये ऐसी चीज नहीं है कि रोज होने वाली है। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत अच्छी तरह से सब कुछ कवर कर दिया। एक मुझे थोड़ा, मेरा नॉलेज कम है तो इसलिए डाउट रहता है। हम्म मॉडर्न टाइम में जितने भी रिप्लेसमेंट हो रहे हैं तकरीबन मेटल बेस्ड है, और उसका जो कार्टिलेज रिप्लेस होता है दैट इज ऑफ प्लास्टिक। हाँ हाँ जब जब दैट्स व्हाट यू सेड। अगर हाँ ये बात है तो फिर उसके बाद दर्द होने की तो जरूरत नहीं होनी चाहिए। दर्द होता क्यों है? दैट इज द बिल्कुल। क्वेश्चन। आपने, मैंने स्लाइड में इसमें बहुत ज्यादा चीजें आपको नहीं, और क्योंकि टेक्निकल प्रॉब्लम है। एक तो जो रिप्लेसमेंट घुटने की बात कर रहे हैं आप, जी घुटने के रिप्लेसमेंट के बाद ये है, आप इसको सबसे पहले जो मैंने कहा था, घर चाहे मिट्टी का हो, आरसीसी का, दीवार सीधी होनी चाहिए। जी क्योंकि दीवार यदि सीधी नहीं है, टेढ़ी भी है और पिज्जा टावर की तरह टेढ़ी है, तो पिज्जा टावर को आज न कभी तो गिरना है। तो दैट इज द मिनिमम टेक्निकल एक मिस्टेक हो जाती है या होती है या इनहेरेंट है, क्योंकि जजमेंट ही है। यदि 1 डिग्री का भी, यदि आपको बहुत स्पेसिफिकली देखें, क्योंकि कुछ लोग इसको बड़े अजीब ढंग से लेंगे, लेकिन आप देखें यदि आज 1 डिग्री का भी एंगल है तो कल वो 1 डिग्री से ज्यादा बढ़े। एक ये फैक्टर होता है। ओके। दूसरा क्या होता है कि जब हम इंसिजन लगाते हैं, चीरा लगाते हैं, तो मांस जो कटता है और फिर उसमें हील होता है। तो जो आप इसको देखिए, नए कपड़ा और रफू कपड़े का फर्क है। रफू कपड़े में कहीं ना कहीं खुदरापन रहता है, तो वो जो होता है, और उस टिश्यू की जो, उस कपड़े की जो स्ट्रेंथ कहें, टेक्सचर कहें, क्वालिटी कहें, वो नहीं रहती, तो ये स्टिफ हो जाते हैं। तो कभी कभी तीसरी चीज होती है कि जब इनमें प्लास्टिक जो होता है, जो हम जॉइंट में डालते हैं, प्लास्टिक में भी वेयर टेयर होता है। जैसे कि किसी, चाहे आप जूता आज नया ले लें, आज नया है, 5 साल के बाद तो उसको पूरा नहीं होना है। तो जब इसमें वेयर टेयर होता है तो ये प्लास्टिक घिसती है, और ये प्लास्टिक होती है घिसने के बाद जोड़ के चारों तरफ डिपॉजिट होती है, एंड दैट कॉजेज द इन्फ्लेमेशन। वेरी कुछ लोगों को जो होता है, जो लोग कहते हैं। चौथी चीज होती है जो आपने कहा है, मेटल के साथ भी यही होता है। सर्टेन पीपल आर हैविंग, बिकॉज दिस मेटल इज द एलॉय सर, और इस मेटल में लोगों को रिएक्शन होती है, और ये हमने अपनी आंखों से देखा, हम कर चुके हैं। जब आप ज्वाइंट निकालते हैं तो कुछ तो इतने काले निकलते हैं कि दिस इज कॉल्ड, बिकॉज इट कंटेन्स द टाइटेनियम। तो जो टाइटेनियम की है, जब बॉडी से रिएक्ट होती है, तो वो जैसे कि आपको जंग का देखते हैं, यदि इसमें जंग लग जाए तो वो काला ब्राउन हो जाता है। तो ये इन्फ्लेमेशन होता है। बट ओवरऑल हम ये कहेंगे सर, इस सब के लिए काफी हद तक कामयाब ऑपरेशन है, क्योंकि जब ये नहीं होते थे लोग क्रिपल नहीं होते। हेल्थ के लिए सर एक मैंने बहुत अच्छा सा एक्रोनिम दिया है, ड्यूज: डाइट, एक्सरसाइज, वर्क एंड स्लीप। यदि आप कम खाएंगे, मैं तो कहता हूं लोगों को कम खाना चाहिए, ज्यादा काम करना चाहिए।
तो उसका साधन है कि यदि हम खाएंगे कम और काम ज्यादा करेंगे, ये बैंक के डिपॉजिट की तरह है सर। हम रोज 2-2 हजार जमा करेंगे तो 30 दिन में 60 हजार हो जाएंगे, और जब खर्च 1 हजार करेंगे तो 30 हजार तो हमारे पास सरप्लस हो रहा, और यदि हम 2 हजार जमा करेंगे 2.5 हजार खाएंगे तो कम। तो इसको साधारण सा बिल्कुल यही हमारे पेट के लिए, वजन के लिए। थैंक यू हम डॉक्टर लोग साहब, थैंक यू वेरी जरूरत मच। है 2 रोटी की, खा रहे 4 रोटी, और हर दिन हम जब 2 रोटियां ज्यादा खाएंगे तो फिर हमारा शरीर आपकी तरह नहीं होता। तो मैं तो कहूंगा कि आपके लोग शरीर से भी थोड़ी शिक्षा लें कि कम खाएं और आपकी तरह बने। तो लोगों को जरूर ये सब चीजें करनी चाहिए। इस गुस्ताखी के लिए क्षमा चाहूंगा, थैंक यू ये वेरी सर मच। गुस्ताखी नहीं है सर, ये आप बिल्कुल गलत शब्द यूज कर रहे हैं। ये गुस्ताखी नहीं है, एक अच्छा विचार है। और हर लोगों को की देखो, विचार एक ऐसी चीज है, अम्बेडकर ने कहा है, पानी को पौधा ना मिले, विचार को प्रचार प्रसार ना मिले तो दोनों मुरझा जाते, मर जाते। ये आप कर क्यों रहे? ये प्रोग्राम ही सर विचारों का प्रचार प्रसार ही तो है ना, जिससे जिसके अच्छे विचार हो वो हम इनको ले ले, और खराब विचार हो उनको हम छोड़ दें। कर्नल पांडे का सेंस ऑफ ह्यूमर भी बहुत अच्छा है, नहीं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो इसलिए उस प्रश्न को उसी कॉन्टेक्स्ट में देखें। रेखा जी, बिल्कुल आप उसी में। कहिए। रेखा जी बोलिए, अंतिम डॉक्टर प्रश्न ये है। ज्यादा से ज्यादा कितनी एज तक ये ऑपरेशन कर सकते हैं? देखिए, मेरा मानना है एज इज नो बार। मतलब ये है कि कोई भी ऑपरेशन जब व्यक्ति चल रहा है तो इसके मानिए उसका हार्ट, लंग, बॉडी फंक्शनल होनी चाहिए, अच्छी होनी थी ऑपरेशन। तो मैंने तो जो अभी आपको एक फोटो दिखाई, 100 साल से ज्यादा थे उनका ऑपरेशन किया था कूला ने। एक का तो 98 साल में मैंने कूला बदला था, इसलिए मेरा नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में आया। और कूला बदलने के बाद वो 4 साल तक जिंदा रहे, 1 से 2 की उम्र में गए। तो जो लोग चल रहे हैं वो अच्छे हैं, हेल्दी है, और आपका हार्ट, लंग, शरीर अच्छा है, बीमारियां कम से कम है, तो आप यंग ही है और ऑपरेशन करा सकते हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपकी कविता की पृष्ठभूमि एक बना रहा हूँ। अच्छा, ठीक। बस एक मिनट दे मुझे, मतलब 10 सेकेंड। एक बार मैं चाहता हूँ कि ऑडियो खोलकर तालियां हम बजाकर डॉक्टर साहब का धन्यवाद दें। उसके पश्चात मैं कुछ और जानकारी आपसे थैंक यू दूंगा। डॉक्टर साहब, नमस्कार, धन्यवाद आप सब लोगों को, धन्यवाद। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जी, अब अपना हम म्यूट कर सकते हैं। मैं ये डॉक्टर साहब की किताब जो है मेरे सामने, मैं इसको अगर एक सेकेंड, आप लोग देख पा रहे हैं? किताब दिख रही होगी, उपहार संदेश का। ये पुस्तक डॉक्टर साहब ने मुझे उस कार्यक्रम में भेंट की थी, और ये भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित है। तो हम लोगों के साथ तो ज्यादा संबंध तभी आता है जब किसी साहित्यिक या किसी उसमें हमारा मिलना होता है। और डॉक्टर साहब इतने संवेदनशील हैं, मैं समझता हूँ यही कारण है कि देश में सबसे ज्यादा सर्जरी करने वाले लोगों में, और उसके अलावा सामाजिक कामों में, साहित्यिक कामों में आपका योगदान और आपका संरक्षण रहता है। आप देहरादून के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं, और हमें बड़ी खुशी होगी डॉक्टर साहब अपनी एक कविता सुनाएंगे। कविता है इस पुस्तक में, सपने हमारे और आपके। यह कविता क्रिया नहीं बल्कि प्रतिक्रिया है। यह कविता क्रिया नहीं बल्कि प्रतिक्रिया है। एक कवि कहते हैं, कैसे कटती उनकी रातें जो सपने नहीं देखते। मैं कहता हूं, कैसे कटते उनके दिन जो सपने नहीं देखते। क्या बात। सपनों को देखना सीखो, रात के नहीं बल्कि दिन के। रात के सपने तो अनायास आ जाते हैं, लेकिन दिन के सपनों को तो बुलाना पड़ता है, और रात के सपने कम ही पूरे होते हैं दिन के अधिकांश। कवि कहते हैं, सपने होते हैं आकाश की तरह अनंत, क्षितिज की तरह अजनबी। मैं कहता हूं, अनंत को भी तो नापा जा सकता है, जैसा हमारे वैज्ञानिकों ने नापा और पहुंच गए मंगल। अजनबी को भी तो बनाया जा सकता है अपना, जैसा हमारे पूर्वजों ने बनाया। हम सब की तरह वह भी तो मिलने से पहले अजनबी ही रहे होंगे, लेकिन मिलने के बाद मंत्र दिया वसुदेव कुटुंब का, जिसका मतलब है पूरी दुनिया एक परिवार है। कहते हैं, वे अपने सपने बेच दो, उनकी तरह मैं भी परेशान हूं, क्या खरीदूंगा अपने सपने बेचकर। सपने ही तो सच्चे होते हैं, अपने होते हैं, यदि सपने ही बेच दिए तो बचेगा क्या जी। सपने ही तो सच्चे होते हैं, अपने होते हैं, यदि सपने ही बेच दिए तो बचेगा ही क्या जीवन में। सपने ही तो आधार हैं हमारे और आपके जीवन के। इन सपनों की नींव पर तो आज ये इमारत खड़ी है हमारी और आपकी। जैसे जैसे सपने बढ़ते हैं वैसे वैसे जीवन बढ़ता है। मैं तो कहूंगा, सपनों को बुनो, पालो, पोसो, बढ़ाओ अपनी पूरी लगन और मेहनत से।
जैसे जैसे सपने बढ़ते हैं वैसे वैसे जीवन बढ़ता है। मैं तो कहूंगा सपनों को बुनो, पालो, पोसो, बढ़ाओ अपनी पूरी लगन और मेहनत से। सपने ही तो भविष्य है हमारा और आपका। हाँ, अपने सपनों को पूरा करने के लिए दूसरों का सहयोग लो और दूसरों के सपनों को पूरा करने के लिए अपना सहयोग दो, क्योंकि जीवन का आधार ही है सहयोग। क्योंकि जीवन का आधार ही सहयोग। सहयोग के बिना हम सब की उत्पत्ति नहीं हुई होती, ना ही होता इतना विकास एवं विस्तार। आज यहाँ जो पूरा हो रहा है सपना ही तो था, और क्या। हमारे सपनों को संवारने के लिए आपको धन्यवाद और आपके सपनों को संवारने के लिए हमारी शुभकामनाएं। वाह 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 वाह। बहुत बहुत ही सुंदर। बहुत खूब डॉक्टर साहब, वंडरफुल। आशा और संभावनाओं से बड़ी बड़ी सुंदर कविता आपकी हमने सुनी, और ये जीवन का मर्म अपनी तरह से प्रस्तुत करती है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद इतनी सुंदर कविता के लिए और सबको प्रेरणा देने के लिए।